हेलो बच्चों, आज हम लोग जनरल टेस्ट पढ़ेंगे। और जनरल टेस्ट सीयूटी एग्जाम 2025 मई में पेपर होने वाला है, आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग जनरल टेस्ट का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था 2024 में मई में, ठीक है। उसका हम पीवाईक्यू लेकर के आए हैं। और इस वीडियो के अंदर जो है, देखिए आप ये समझिए पहले कि कोई भी चीज़ को समझ पीवाईक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपके एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारा पैटर्न रहेगा। तो मैं उसको बता देता हूँ। देखो, अगर आप जनरल टेस्ट का इस बार पेपर देंगे ना, आपको पता हो रहा है जनरल टेस्ट का पेपर जो है इस साल जब होगा, एग्जाम आपका कब से स्टार्ट है? 8 मई से एग्जाम स्टार्ट है सीयूटी 2025 का। तो जनरल टेस्ट से ना 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम आएंगे। 50 क्वेश्चन रहेगा और 1 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन है 5 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए? 250 मार्क्स का हो गया। तो जो 50 क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे इस बार, तो उसमें रीजनिंग भी रहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट भी रहेगा, ठीक है, और जीके जीएस भी रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम आपको जीके और जीएस का क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जीके जीएस इसलिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, किस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली आते हैं। क्योंकि जनरल नॉलेज में तो बहुत सारा चीजें हैं जनरल स्टडी के अंदर। तो एक पार्टिकुलर आपको एक डोमेन पता चल जाएगा कि ये डोमेन से क्वेश्चंस आते हैं, इसी लेकर के ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। लगभग मान लो जनरल टेस्ट में अगर हम देखा जाए जनरल नॉलेज से, तो वही 18 टू 20 क्वेश्चंस इससे आएंगे 25 क्वेश्चन में जनरल टेस्ट से, ठीक है। जनरल टेस्ट मतलब जनरल नॉलेज से जनरल टेस्ट में लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आएगा, कम ज्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस रीजनिंग से भी रहेंगे और एप्टीट्यूड मैथ से भी रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर जो है जनरल जीके और जीएस और करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कब? ये 15 मई 2024 का जो पेपर हुआ था ना, इसका क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको पता हो जाएगा, ठीक है। और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, काफी डेप्थ में बताएंगे, इसे डोमेन पता चलेगा बच्चों। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं। तो देखियो पीवाईक्यू क्वेश्चन कैसा है, देखिए ये जरूर करके जाए। इससे क्या होता है, पीवाईक्यू करने से ना आपको कम पढ़ना पड़ेगा और सही डायरेक्शन आपको मिलेगा। तो देखो सबसे पहला हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, बता दूं, ठीक है, कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कहता है सीयूटी यूजी जनरल टेस्ट एग्जामिनेशन हेल्ड कब हुआ था? ये एग्जाम 15 मई को 2024 को हुआ था। उस डेट का मैंने क्वेश्चन लिया है और इसी तरह से क्वेश्चन आया था। इसी तरह से आपको तैयारी करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। देखो, ठीक है, यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले फाइनेंस कमीशन होता क्या है, आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो देखो, जो हमारे फाइनेंस कमीशन होते हैं ना, अगर कोई पूछे फाइनेंस कमीशन के बारे में बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम वित्त आयोग। क्या बोलते हैं? वित्त, फाइनेंस कमीशन को हिंदी में बोलते हैं वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का काम क्या है, देखो ये भी समझना है। और इसके स्टेब्लिश कब हुआ? ये स्टेब्लिश हुआ था आपको 1951 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है, ठीक है। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये सब थोड़ा ध्यान रखना। तो कोई पूछता है कि वित्त आयोग का काम क्या है बच्चों, तो देखो फाइनेंस कमीशन का जो मेन वर्क जो होता है ना, ठीक है, कोई पूछता है कि ये जो फाइनेंस कमीशन है इसका मेन वर्क क्या है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंस कमीशन का मेन वर्क है कि मतलब स्टेट और यूनियन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में टैक्स का क्या करना? बंटवारा करना, ठीक है। एक तरह से स्टेट और यूनियन के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन को डेवलप करता है, समझ रहे बातों को। यानी स्टेट और यूनियन के बीच में टैक्स का बंटवारा करता है, यानी हम बोल सकते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट। कोई पूछता है ना, तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, तो आप इस चीज के बारे में, वित्त आयोग का वर्क है टू डिस्ट्रीब्यूट, यहां पे लिख लेना, टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, टैक्सेस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, ठीक है। एक तरह का फाइनेंशियल रिलेशन देखता है। तो ये सब थोड़ा सा यही है आपको डेप्थ नॉलेज। आपसे पूछा गया कि फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, ठीक है, उस समय जो अपॉइंट किया गया, जब ये पेपर हुआ था उस समय का करंट अफेयर में न्यूज में आया होगा। तो देखिए इसका आंसर तो उस समय जो है, ठीक है, ये थे जैसे डॉक्टर अरविंद पनगरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ होगा, ठीक है। तो अब इसके बारे में तो थोड़ा जानना भी तो जरूरी है कि फाइनेंस कमीशन क्या है। तो फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग 1951 बना, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। इसका काम होता है टैक्स का स्टेट और यूनियन के बीच में बंटवारा करना, एक तरह का फाइनेंशियल रिलेशन देखना।
और इनको जो ना अपॉइंट किया जाता है 5 ईयर के लिए। कितना सालों के लिए? 5 ईयर के लिए फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। और किन के द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना अपॉइंट करते हैं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को फॉर 5 ईयर के लिए। ठीक है। और ये जो फाइनेंस कमीशन है, ये भी ध्यान रखना है, ये जो आर्टिकल जो हमारा है भारतीय संविधान यानी आर्टिकल 280 के अंदर आता है। ये सब आपको पेपर्स में यही सब क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। तो अब क्या होता है कि ध्यान रखिएगा कि जब फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं ना राष्ट्रपति जी, तो वो क्या होता है कि जैसे 3 साल पहले अपॉइंट करके रख दिया जाता है कि अगला कौन होगा। ठीक है। तो अभी जैसे अरविंद पनगरिया जी को जो है अपॉइंट कर दिया गया, कब से? 2026 से लिए 26 से लेकर के 31 के लिए, 31 के लिए, यानी 2031। अब सोच लो 5 साल के लिए अभी अपॉइंट कर दिया गया। ये अपॉइंटमेंट कब हुआ? तो ये अपॉइंटमेंट हुआ था, इनका अपॉइंटमेंट हुआ था बच्चे, ध्यान रखना, दिसंबर में हुआ था। ठीक है, दिसंबर 2023 में। अब देखिए दिसंबर में जो है 2023 में अपॉइंट कर लिया गया राष्ट्रपति के द्वारा कि 26 से लेकर 31 तक ये ये जो है ना चेयरमैन बनेंगे। कौन? डॉक्टर अरविंद पनगरिया जी। ठीक है, ये बनेंगे फाइनेंस कमीशन के अगले चेयरमैन। और कितने नंबर का चेयरमैन बन गए? 16th नंबर के, 16th है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि अब बताओ जो अभी करंट में कौन है। तो आपको ये भी याद रखना है, अभी जो करंट में है ना, ये याद रखना है नंद किशोर सिंह। क्या है? NK सिंह। यानी अगर कोई पूछता है कि 15th नंबर कौन है, तो आप याद रखना 15th नंबर के जो चेयरमैन है ना अभी, ठीक है, NK सिंह। ठीक है, ये NK सिंह 15th नंबर के यानी करंट में है अभी। ठीक है, तो करंट का मतलब क्या हुआ? 2020 से 21 और 21 से 26, यानी 2 बार हुए। ठीक है, ये 2020 से 21 और 21 से 26, यानी 26 तक ये जो है NK नंद किशोर सिंह 15th का मैच, यानी आपकी करंट में यही है चेयरमैन अभी फाइनेंस कमीशन का, 15वां है। 16वां जो है 16th नंबर का अरविंद पनगरिया जी को अपॉइंट कर लिए गए राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और 5 साल के लिए, ये 26 है। अभी जो है ना ये कार्यरत थे, पहले नीति आयोग में थे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग के थे अरविंद पनगरिया जी, उन्हीं को डायरेक्ट जो है तो 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाए गए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस ना फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जब भी आता है तो इसी तरह से क्वेश्चंस आएगा। और आपको ये ध्यान है, समझना चाहिए कि जितना भी क्वेश्चंस आते हैं फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो डेप्थ नॉलेज जानना जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जनरल टेस्ट से, जनरल टेस्ट में जीके का क्वेश्चन था कि इन व्हिच स्टेट इज अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। देखो आप समझिए, पहले क्वेश्चन देखिए कहां से आ रहा है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन था फाइनेंस कमीशन से, फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ अच्छे से जान गए। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। देखो एक चीज समझिए पहले, तब आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। 3 चीज आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे फर्स्ट में मैं आपको बताता हूं, देखो सबसे पहला आप तैयार कर लो, ठीक है, कि हमारे देश में, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, सारे बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लो। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। वो 18 बायोस्फीयर कौन यूनेस्को के अंदर है, कौन यूनेस्को के अंदर नहीं है, सारे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में स्टडी कर लो। ठीक है, इसके बाद जो है, और बायोस्फीयर रिजर्व कैसे स्टडी करना है? स्टेट बाय स्टेट। जैसे हमारे देश में, जैसे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से बायोस्फीयर है, वेस्ट बंगाल में कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना, नेशनल पार्क आप सारे याद कर लेना, नेशनल पार्क। ठीक है, इन इंडिया, भारत में, ये भी सारा इंडिया का ही बात कर रहा हूं, इन इंडिया की ही। ठीक है, और तीसरा जो है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर्टिफिशियल होता है, ध्यान रखना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? आर्टिफिशियल, खुद हम मैन्युफैक्चर उसको पार्क। देखो 2-3 तरह के जंगल तो कई तरह के होते हैं ना, एक तो प्रकृति का पहले से बना हुआ जंगल बच्चे, और एक जंगल ऐसा भी तो होता है जो हम खुद जो है ना वहां पे जंगल बनाते हैं, पेड़ पौधा लगाकर उस तरह से जो है जंगल को डेवलप करते हैं। तो एक तरह का आर्टिफिशियल हो गया। तो जब आर्टिफिशियल होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया वैसा
है कि ना। जैसे सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली नेशनल पार्क भी है, ठीक है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको ध्यान रखना है, ये बायोस्फीयर रिजर्व काफी लार्ज लेवल पर होता है, उसमें सभी जीव जंतु का ध्यान रखा जाता है। वही नेशनल पार्क अगर बात बात करें तो किसी पार्टिकुलर एक के लिए होता है, जैसे कोई टाइगर के लिए नेशनल पार्क बहुत फेमस होते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है आपका एक पार्टिकुलर जो है जैसे बर्ड्स के लिए हुआ, ठीक है। तो एक तरह से आप समझ लो ना आर्टिफिशियल है, समझ रहे बातों को, तो ये समझिए। तो आप एग्जाम में पूछ रहा है कि अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। तो देखो ये जो है ना, ये अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड ईस्टर्न ईस्टर्न फ्रिंज गुवाहाटी यानी असम में है ये। गुवाहाटी का मतलब जस्ट ईस्टर्न पार्ट में है, समझ रहे बातों को, तो असम में पड़ता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है, ये कहाँ पड़ता है, ये आपका ईस्टर्न फ्रिंज, ठीक है, क्या है, ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ गुवाहाटी, ठीक है, ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, असम में। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अब आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सा आप पढ़ के जाना, मैं कुछ ओवर भी दे देता हूँ जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी होगी, ठीक है। जैसे मैं देखो, अब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, अब आप ये आप समझिए क्या क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जैसे स्टेट असम में है, तो असम में कौन कौन सा पार्क है जो नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व रिजर्व भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है। ये देखो ध्यान रखना, एक ही का जैसे सुंदरबन है तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है और सुंदरबन एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे डिब्रूगढ़ जो है हमारे, ये नेशनल पार्क जो है ना, सिकोआ नेशनल पार्क कहाँ है, असम में, ये याद रख लीजिए। कजीरंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, यहाँ पता है क्या कजीरंगा नेशनल पार्क में, यहाँ हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है इस नेशनल पार्क में, ठीक है, यहाँ इलाज किया जाता है हाथियों को, ठीक है। जैसे मन्नास नेशनल पार्क, ये बहुत पूछता है, जैसे मन्नास नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है, ठीक है। नमेरी नेशनल पार्क असम में है। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। तो ये सब नेशनल पार्क असम का सारे आप दिमाग पे एक बार बैठा लो कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, स्टेट वाइज है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो जैसे मौली नेशनल पार्क हुआ, ठीक है, नमदपा नेशनल पार्क हो गया, तो ये सब इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क वहाँ का, ठीक है। ये उसी तरह से देखो यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इज ओनली 1 एंड टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज 7 इन सिक्किम। सिक्किम में एक ही नेशनल पार्क है और आपका जो है 7 जो है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 7। तो अब ये देखो ये नेशनल पार्क है सिक्किम में कच, ठीक है, ये नेशनल पार्क आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये सब नेशनल, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, ये सब सब या इस नॉर्थ ईस्ट में जरा देखो ज्यादा जंगल किधर है, ज्यादा जंगल आपको मिलेगा एक तो ईस्ट साइड में, ठीक है, और दूसरा साइड आपको जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पूरा जंगल ही है उधर, ठीक है, तो उधर नेशनल पार्क आपको मिलेगा, ठीक है। उधर आप कुछ चले जाइए जम्मू कश्मीर साइड में, उधर मिलेंगे, ठीक है। तो जनरली जहाँ जहाँ है ना ज़्यादा नेशनल पार्क, वो सब एरिया पे ज़्यादा फोकस करके काम कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद जो है अब देखो यहाँ पे जैसे छत्तीसगढ़ है, अभी बताया ना मैंने, छत्तीसगढ़ एमपी ये सब ज़्यादा जंगल है, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, उसके उसी तरह से एमपी में, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश 9 है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब 9 जैसे देखो यहाँ पे, जैसे कान्हा नेशनल पार्क बहुत एग्जाम में आता है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है। जैसे पन्ना नेशनल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंच, ठीक है, ये नेशनल पार्क है। संजय नेशनल, ये सब इंपॉर्टेंट है। वन विहार नेशनल पार्क कई बार एग्जाम आया हुआ है, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो उसके उसके बाद ना इधर देखो इंद्रावती नेशनल पार्क, बैंक में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद ये भी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। गुरु घासीदास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो ये सब छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क है, ये सब जो है एमपी मध्य प्रदेश का आपका नेशनल पार्क है। तो ये सब नेशनल पार्क को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ ना नेशनल पार्क आप देख लो यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है, पहाड़ी एरिया है ना उधर। तो अब देखो यहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स के लिए फेमस है, ठीक है। ये जो है एक तरह का उसके बाद देखो यहाँ पे ये हेमी नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी नेशनल पार्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ये सलीम अली नेशनल पार्क है, ठीक है।
उसी तरह से ना हिमाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर हमेशा पेपर में आता है पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना अ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन पीन वैली बहुत पूछता है। उसी तरह उड़ीसा का भी कुछ नेशनल पार्क है, तो वो सब थोड़ा सा तैयार कर लीजिए आप, जब तक तैयारी नहीं करेंगे ना तब तक आपको कंप्लीट अच्छे से नहीं आएगा। सारे नेशनल पार्क का स्टेट वाइज आप लिस्ट लिखिए अपने कॉपी पे और उसको एक बार पढ़िए, उससे क्वेश्चन जहां से भी क्वेश्चन आएगा ना क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको देखते हैं क्या है थर्ड क्वेश्चन नंबर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड का रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। देखो यहाँ पे क्या है कि जब क्वेश्चन आया था ना तो यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट में दे दिया सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, जो हस्तकला, हाथ से बनाए जाते हैं, जैसे बेम्बू से, ठीक है, बेम्बू से बनाए जाते हैं, बहुत सारा चीजें सब बनाते हैं बेम्बू से, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट का जो ना सेंटर कहाँ कहाँ है, ठीक है, कौन सा स्टेट में है। अगर हम बात करें MON, मॉन, मॉन जो हैंडीक्राफ्ट सेंटर बहुत फेमस है, वो कहाँ है, नागालैंड में है, ठीक है। ये कहाँ है, नागालैंड में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी तरह से जो है ना नलबार्ड, नलबार्ड कहाँ है, ये भी एक तरह का हैंडीक्राफ्ट सेंटर की, मतलब वो पूछ रहा है ये जो सेंटर है ना वो किस स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। तो अब आप ध्यान ये रखिए, ये बहुत फेमस है, नलबार्ड कहाँ है, असम में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह से ना तुरा, तुरा कहाँ पे है, ये आपका हैंडीक्राफ्ट का जो सेंटर है वो मेघालय में है, ठीक है। उसी तरह से पासीघाट कहाँ है, पासीघाट जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये सेंटर है अरुणाचल प्रदेश में। तो आप देख लो यहाँ पे कि फर्स्ट का जो है ना देखो यहाँ पे पहला का जो है ना ए जो है क्या फोर्थ हो गया, ठीक है, ए का फोर्थ हो गया, बी का क्या हो गया, बी का सेकेंड हो गया, बी का आपका सेकेंड हो गया असम में, सी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया अरुणाचल प्रदेश में, और तुरा क्या है, मेघालय में, डी का यानी जो है, ठीक है, डी का जो है आपका थर्ड हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो इसी तरह से ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा सेंटर कहाँ पे है। आजकल जब कोई बार हो सकता है कि आपका एग्रीकल्चर का सबसे फेमस इंस्टीट्यूट सब पूछ देगा, जैसे पूसा एग्रीकल्चर बहुत फेमस है, उसी तरह से हैंडीक्राफ्ट का सारे सेंटर पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है उसी तरह से सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट भी इंपॉर्टेंट है, हस्तकला, हाथ से बनाने वाले जितने भी सामान सब होते हैं ना वो सबका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा जो बहुत पॉपुलर होगा इंडिया में, तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये सब थोड़ा सा एक बार आप पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है, ये जरूरी। अब देखो बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हैज बीन इनोग्रेटेड इन। अब आप देखिए ये अगर आप पढ़ के जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है ये वाला, क्यों, बस आपको नॉलेज आ जाना चाहिए क्वेश्चन आ कैसे रहे। उस समय हो सकता है कि 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का कुछ एक्टिविटी हुआ होगा, इनोग्रेट हुआ होगा, इसीलिए वो न्यूज में रहा होगा उस समय। आज आप क्या कीजिए, जब भी आप करंट अफेयर का एक मैगजीन ले आइए मार्केट से, ठीक है, लास्ट का 6 मंथ का मैगजीन ले लीजिए और उनके जितने भी करंट अफेयर है वो सारे एक बार पढ़ लीजिए, क्या क्या 6 महीने के अंदर में उद्घाटन हुआ, कहाँ पे इनोग्रेशन हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। लास्ट के 6 मंथ से पूछा है, उस समय जो पेपर हुआ होगा ना उस समय जो है 24 में, 24 में, मई में, उस समय ये न्यूज में रहा होगा, इसीलिए उस टाइप का क्वेश्चन आया है। तो आपको ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अभी लास्ट के 6 मंथ का मैगजीन लाइए मार्केट से और उसको पढ़ करके और आप अपडेट कर लीजिए, ठीक है। तो उस समय जो ये 3D प्रिंटेड से रिलेटेड जो न्यूज में रहा होगा ये हुआ था बेंगलुरु में स्टार्ट, ठीक है, इसे लेकर के इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। उसी तरह से देखो ये लेकिन ये क्या है, एक तरह का स्टैटिक है, इसको हमेशा याद रहेगा, ये तो आज पढ़ो चाहे कल पढ़ो क्योंकि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी होती है ना उससे क्वेश्चन है। कहता है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गेट्स द पावर टू कंडक्ट इलेक्शन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। देखो हमारा जो है ना इलेक्शन कमीशन क्या है पता है, इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कंडक्ट करता है इलेक्शन, मतलब इलेक्शन कराता है हमारे देश में, ठीक है, निर्वाचन कराने का, वोट्स इलेक्शन कराने का पावर किसके पास होता है, इलेक्शन कमीशन के पास। तो ये आपको यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, ठीक है, इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एस्टैब्लिश अंडर द आर्टिकल 324, यानी ये आर्टिकल 324 के तहत जो है, ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है,
ठीक है। तो ये सब आर्टिकल आपको पॉलिटी के अंदर आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरह का ये इलेक्शन कमीशन क्या है, एक तरह का हमारे देश का ऑटोनोमस बॉडी है ये। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है ये, खुद का एक पावर दिया गया है इसमें। ये इलेक्शन जैसे आरबीआई क्या है, एक तरह का ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, ये खुद का डिसीजन लेगा, खुद इलेक्शन कराएगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो पॉलिटिकल क्वेश्चन तो चेंज नहीं होगा, ये आर्टिकल्स वगैरह सब थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। श्री रंगा स्वामी, ठीक है, रंगानाथ स्वामी, क्वेश्चन है कि श्री रंगानाथ स्वामी जो है, टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू विच डेटी, मतलब किस भगवान के लिए फेमस है। तो देखिए यहाँ पे लॉर्ड्स, ठीक है, विष्णु के लिए ये फेमस है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है कि एक तरह का हिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके तो आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, स्टैटिक जीके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, जैसे स्टैटिक जीके में भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन हुए, पहला, ठीक है, फर्स्ट लेडी जो है सो गवर्नर कौन बनी, इस टाइप के क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं। हमारे देश का जो है ना कि डांस कितने तरह का होता है, जैसे क्लासिकल डांस, फोक डांस, बिहू कहाँ का, ठीक है, के लिए फेमस है, ठीक है, भांगड़ा कहाँ के लिए फेमस है, किस स्टेट के लिए, कथक कहाँ का, इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आता है इससे, द फॉलोइंग स्टेट वेयर द फॉर्म आफ्टर द 1960। ठीक है, देखो 1960 के बाद कुछ स्टेट्स बने हैं। ठीक है, और व्हाट वाज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर फॉर्मेशन। जैसे अगर बात करें ना, हरियाणा है, सिक्किम है, नागालैंड है, गोवा है। ठीक है, तो कौन स्टेट, देखो नागालैंड जो है ना, ये जो आपका स्टेट बना था नागालैंड की अगर हम बात करें, तो ये आपका 16th नंबर का स्टेट बना था। ठीक है, 16th स्टेट रहा आपका, बना था ये कब, 1963 में, नागालैंड। ठीक है, 16th हमारे यूनियन से डायरेक्ट अलग हुआ था। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग एक स्टेट बनाया था। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करें हरियाणा का, ठीक है, तो हरियाणा 1966 में बना था। ये क्या हुआ था, नवंबर में फर्स्ट, यहाँ मैंने डेट लिख दिया इस साइड, आप ये सब थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि किस स्टेट कब बना है। हरियाणा आपको 1966 में बना था, पंजाब से अलग हुआ था। ठीक है, उसी तरह से जो है अगर हम बात करें सिक्किम, तो ये 22 नंबर का स्टेट बना था 1975 में, और गोवा जो है 1987 में बना था। ठीक है, ये 25वां स्टेट है, 25th नंबर का स्टेट रहा था। ठीक है, तो ये सब जो है ना, इस सब को जो है, गोवा आपका कितना बना 1987 का, और सिक्किम का 1975 का। तो अब आपको पूछो, वहां पर पूछ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस का क्या होगा। तो अब सबसे पहला तो आप जो है ना सी का लिख लो, 63 का। उसके बाद क्या होगा, ए होगा। तो पहले तो सी यानी नागालैंड का सी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, और फिर डी होगा। डी तो सबसे लास्ट में होगा ना, कि 87 में सबसे लास्ट में बना था। तो यानी करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ये हो जाएगा, सेकेंड वाला। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कौन सा स्टेट कब बना है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जनरल नॉलेज तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, अब जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपका, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट टू। लिस्ट फर्स्ट क्या है, आपका कंट्री दी हुई है, और लिस्ट टू में उसकी करेंसी दी हुआ है। देखो ये स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हर कंट्री का कैपिटल और उस कंट्री का करेंसी आपको याद करना है, एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिसके करेंसी रुपया है, बहुत सारा ऐसा है रुपया है। ठीक है, आप समझ रहे बातों को। तो हमारे मिलता जुलता जो करेंसी है ना, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी रुपीज है, इंडिया का तो इंडियन रुपीज है, नेपाल का नेपाली रुपीज है। ठीक है, इंडोनेशिया का वहां का रुपीज है। ठीक है, तो सबके ना करेंसी आपको एक बार दिमाग पर बैठाना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, जैसे म्यांमार है। ठीक है, तो म्यांमार का क्या करेंसी है, तो देखो म्यांमार का जो करेंसी है वो ख्यात है। ठीक है, तो इसको इसके साथ लगा दिए। रूस का करेंसी क्या है, रूबल है। ठीक है, यानी रसिया का करेंसी क्या है, रूबल है, तो इसको लगा दिया। ठीक है, मलेशिया की करेंसी क्या है, मलेशिया का करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंगिट। ठीक है, तो रिंगिट हो गया मलेशिया की करेंसी। अब भूटान का क्या हो जाएगा, नलतम। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको इसके ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो फर्स्ट का क्या, ए का क्या है, थर्ड है। ठीक है, तो ए का थर्ड है। बी का क्या हो गया, बी का आप बच्चे फर्स्ट हो गया। सी का क्या हो गया, सी का आपका फोर, सी का जो है मलेशिया का 4 हो गया नहीं, हाँ, तो सी का जो है, सी का 4 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी का 2 हो गया। तो यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी बी, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट।
ठीक है, तो इस तरह से देश के कैपिटल आपको याद करना है, कैपिटल, ठीक है, एंड करेंसी ऑफ कंट्री, ये देख कर जाना है, यहां से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। जब तो कम से कम इंडिया के जो पड़ोसी देश है वो तो याद कर ही लेना है उनके, तो एक पेपर में कई बार आ जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन जो आया है कहता फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच पासेस कनेक्ट द जम्मू विथ श्रीनगर। देखो आपके देश में जितने भी पासेस है उसके बारे में तो दर्राएं जिसको बोलते हैं ना, उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी में जनरली ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका बेनिहाल पास, नाथुला पास, नीति पास, रोहतांग पास, ठीक है। रोहतांग पास के जाएंगे तो आपको चाइना की गाड़ी ना ऐसे ही दिखेगी वहां से चलती हुई, बहुत नजदीक है बॉर्डर के आसपास, ठीक है। तो बेनिहाल पास क्या है, देखो बेनिहाल पास जो है ना, इसको पीर पंजाल रेंज है, ठीक है। वो पहाड़ का साइड है, पीर पंजाल रेंज से हम लोग ना, मतलब पीर पंजाल रेंज के पहाड़ को हम क्रॉस करते हैं, ठीक है। और वो कनेक्ट करता है जम्मू एंड श्रीनगर को, ठीक है, पीर पंजाल रेंज में, ठीक है। तो ये आपका बेनिहाल पास जो है जम्मू कश्मीर को, जम्मू एंड श्रीनगर को कनेक्ट करता है, ठीक है, उसी बीच में है आपका ये पास। उसके बाद नाथुला पास जो है एक सिक्किम में है, जो कि कनेक्ट करता है, कनेक्ट सिक्किम टू तिब्बत, तिब्बत को, ठीक है। नीति पास हो गया उत्तराखंड एंड सदर्न तिब्बत, ठीक है। उसी तरह से रोहतांग पास जो है ना, कुल्लू वैली विद द लाहौल एंड स्प्लिट वैली ऑफ, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसी तरह कहता है कि झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज एक बनाया गया था काली रिवर पे, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री हैज फुल्ली द ऑपरेशनल। तो ये नेपाल के बीच में हुआ था, कनेक्टिंग द इंडिया एंड नेपाल, ठीक है, अक्रॉस द काली रिवर इज लोकेटेड एट द झूला घाट इन पिथौरा डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। अगर समय तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है कि उस समय का न्यूज में रहा होगा, तो आप अभी 6 महीने का न्यूज पढ़ के जाओगे ना तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आप 6 मंथ का कोई भी मैगजीन मार्केट से ले आओ और उसको अपडेट कर लीजिए आप, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए अब बच्चों देखो क्वेश्चन का क्या करा है कि देखो जेमू ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखो आपने सुना होगा कि कंचनजंगा का नाम सुना है, कंचनजंगा कहाँ है, वर्ल्ड का सबसे थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है, में कंचनजंगा आता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जेमू ग्लेशियर का नाम सुना होगा कि हाईएस्ट पीक वर्ल्ड का, अगर हम बात करें वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे हाईएस्ट पीक को किसका है, कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। हाईएस्ट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक 3rd नंबर में जो है इसी का आता है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा के ईस्ट पार्ट में, ठीक है, बेस में आपका जेमू ग्लेशियर इज लोकेटेड। तो कहाँ है ये जो कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है, तो ये आपका सिक्किम आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कंचनजंगा वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट हाईएस्ट माउंटेन है, पिक है उसकी, यानी सबसे हाइट पे है, ठीक है, ठीक है, हाइट में अगर देखा जाए, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक है और सिक्किम के अंदर लोकेटेड है, और उसी का ईस्ट पार्ट में जेमू ग्लेशियर है, ठीक है। और जेमू ग्लेशियर बहुत फेमस है, ठीक है। तो इसलिए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम आपको आ जाता है कि डीआरडीओ ने हैज कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुली टेस्ट अग्नि 5 मिसाइल को जो है, तो इसमें MIRV टेक्नोलॉजी को यूज किया है। तो क्या है, तो ये इसको याद रखिएगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली, ठीक है, टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। तो ये सब उस समय न्यूज में रहा होगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको पता चल चुका है कि कहाँ कहाँ होते हैं क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब क्या है, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें भी मैच करना है, ठीक है। तो कुछ जो है ना नेवी के इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है उसके बारे में, जैसे लिस्ट 1 में नेवी का इंस्टीट्यूट है और वो किस जगह पर प्लेस है। जैसे अगर बात करें INS चिल्का के बारे में, ठीक है, तो आप पता है चिल्का लेक, चिल्का ये उड़ीसा से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। तो INS चिल्का कहाँ है, ये उड़ीसा में है, ठीक है, तो इसका ये हो गया। INS हंसा कहाँ है, ठीक है, तो INS हंसा जो है आपका
गोवा में प्रेजेंट है। कहाँ है? गोवा में है। आगे समझ में? उसी तरह से आईएनएस जो है ना सतवाहना, ये कहाँ है? आईएनएस सतवाहना जो है आपका विशाखापत्तनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश। कहाँ हो गया? विशाखापत्तनम। और आईएनएस जो है आपका हो गया गरुदा। गरुदा कहाँ हो गया? आईएनएस गरुदा जो है ना कोची हो गया, केरला में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका है और इसको भी अच्छे से तैयार करके रखना है। ठीक है बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए तो फर्स्ट का ए का क्या आ रहा है? ए का फोर्थ आ रहा है, और बी का जो है फर्स्ट आ रहा है, सी का सेकेंड आ रहा है, और डी का आपका डी का थर्ड आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है आपका करेक्ट। तो इस तरह से मैच करने आपको एग्जाम में दे सकता है। तो आपके सारे ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा संस्था कहाँ पे है, अवेयरनेस तो होना जरूरी है। चिल्का कहाँ हो गया? उड़ीसा में, तो आप इसको उड़ीसा लिख सकते हैं, यहाँ से आप इसको लिख लो। ठीक है, तो उड़ीसा हो गया, ठीक है, हंसा कहाँ हो गया? गोवा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट बना करके आप याद कर लो, ताकि इसके क्वेश्चंस बनाने में आपको काफी मदद मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग के 2-3 क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं क्वेश्चन। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। देखो इसमें ना कुछ जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और आपको ध्यान ये रखना है कि जनरल साइंस भी पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से, आप समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि ड्यू टू द ओशियन एसिडिफिकेशन व्हेन द ओशियन बिकम्स मोर एसिडिक व्हाट हैपेंस टू पीएच लेवल ऑफ द ओशियन। तो उस समय पीएच लेवल आपका घट जाएगा, क्योंकि ओशियन में ना समुद्र के अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, वो क्या करेगा एटमॉस्फेयर से ऑब्जॉर्व कर लेगा, और वहां से हमारा पीएच लेवल गिर जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि ग्रेफाइट है। देखिए दो चीज होती है, एक तो ग्रेफाइट है, ठीक है, एक डायमंड है। ग्रेफाइट हो गया, एक डायमंड हो गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का ना ये गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर। ठीक है, और यही चीज जो है ये जो है बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, आगे समझ? ये भी दोनों कार्बन्स के एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड, और डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको यहाँ पूछ रहा है क्या है, तो ये आपको गोल्ड भी है, ये गुड कंडक्टर है, सिल्वर भी गुड कंडक्टर है, ग्रेफाइट भी गुड कंडक्टर है, डायमंड जो है ना ये बैड कंडक्टर है। ठीक है, और काफी हार्ड होता है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपने देख लिया कि क्वेश्चन हम इसमें इस वीडियो के अंदर 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और आपको इससे आइडिया लग गया है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन करने से कि क्वेश्चन आ कहाँ रस रहे हैं। तो एक बार इसको बनाने के बाद अगर आप पढ़ते हैं ना, तो सीयूटी में 100% बता रहा हूं मैं कि आपका जीएस में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। क्योंकि सीयूटी में ध्यान रखिएगा, अगर आपका 50 क्वेश्चन होगा तो सारे 50 क्वेश्चंस है और 1 आवर का टाइम दिया गया, तो 1 आवर का मतलब 60 मिनट, तो 10-15 मिनट तो आपका टाइम ऐसे ही चला जाएगा, 10 मिनट, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी चेक करेंगे। जैसे फॉर्मेलिटी चेक मतलब साइन करवाएगा, फॉर्म भरवाएगा, तो कई सारा फॉर्मेलिटी होती है। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो 5-10 मिनट तो उसी में चला जाएगा, ओएमआर सीट वगैरह भरने में। ठीक है, तो आपके पास मुश्किल से 40 मिनट्स बचेंगे और 50 क्वेश्चंस हैं, तो आपको मैथ्स का तो टाइम लेगा ही लेगा, रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत टाइम लेता ही है, तो आपको टाइम बचेगा कहाँ, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो जीके जीएस जो ऐसा चीज है ना कि उसको 5 से 6 मिनट में आप सारे क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन आप कर सकते हैं पर करके। यहाँ से जो टाइम बचेगा तो रीजनिंग से टाइम बचाएंगे, रीजनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और आपका ज़्यादा स्कोर आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जीके को आप छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर करेंगे तो मैथ्स के तो आते हुए क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए करके जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे सीयूटी का कोचिंग लेना चाहता है ऑफलाइन मोड में, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ना दिल्ली के अंदर जैसे कालू सराय हो गया, हौज खास मेट्रो के पास है, छतरपुर हो गया, महरौली हो गया, या ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा ना एक मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, उस नंबर पे आप कॉल करके हमारे यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं है, 1.5-2 महीने बचे, 8 तारीख से लेकर के 1 जून तक पेपर है। तो इस नंबर पे जो है ना मैं आपको लिख देता हूँ, इस मोबाइल नंबर पे 8448, ठीक है, 2391 और 14, इस नंबर पे आप कॉल करके हमारे यहाँ बैच ज्वाइन कर सकते हैं सीयूटी के लिए। ठीक है, 1.5 से 2 महीने मैं पढ़ाऊंगा, पूरी डोमेन सब्जेक्ट प्लस जनरल टेस्ट बहुत अच्छा कर दूंगा आपका। ठीक है, और 100% है कि आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, जैसे SRCC है, शाहरुख खान कहाँ से पढ़ा है, हंसराज कॉलेज से, वो सब एडमिशन मिलेगा। तो अच्छी अच्छी कॉलेज है DU के अंदर, तो चाहे इंडिया में किसी भी कोने में आप हैं तो उस एरिया के बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, उसमें अच्छी रैंक बन जाएगी आपकी। तो आज मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह से रीजनिंग का मैथ्स का क्वेश्चन आपको डिस्कस करके बताऊंगा पीवाईक्यू। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।